हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू फिट एंड फाइन। आज का इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर चलती रही गड़बड़ियां और इसका कारण। आप में से बहुत लोग वाकिफ हैं कि वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार कमजोर और रियल पावर आर्मी आईएसआई के पास होती है। लेकिन हमारा डिस्कशन ये है, ऐसा क्यों, रूट कॉजेस क्या हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की राजनीति में एक स्क्रिप्ट है कमजोर सरकारें और तख्ता पलट, बस किरदार बदलते रहते हैं। चलिए इसकी जड़ से इसको जानते हैं। स्टार्ट करते हैं 2020 के मिस्टर इमरान खान के एक स्टेटमेंट से। वो बोल रहे हैं, मिलिट्री स्टैंड्स विद अस, वी हैव एक्सीलेंट रिलेशनशिप। आपको लगता है भारत के प्रधानमंत्री हमारी आर्मी के लिए ऐसी स्टेटमेंट यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर आप खुद को डेमोक्रेसी बताते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां की जो आर्मी है वो सिविलियन गवर्नमेंट यानी कि जनता द्वारा चुनी सरकार को रिपोर्ट करे। लेकिन यहां तो उल्टा ही चल रहा है। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि रियल पावर आर्मी के पास है, लेकिन ऐसा है क्यों? कुछ लोग सोचेंगे कि सर शायद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को बहुत क्लियरली बताता है कि जो आर्मी है उसका सुप्रीम कमांडर होगा वो प्रेसिडेंट होगा। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस से चलता है इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल क्लियर है और इस वजह से हमारे यहाँ जो आर्मी है वो टॉपल नहीं कर सकती हमारी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को। टॉपल मतलब हटा नहीं सकती। हो सकता है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गड़बड़ी हो। तो चलिए आपका ये डाउट भी रिजॉल्व कर देते हैं। देखिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 के आर्टिकल 243 को पहली लाइन क्या कहती है? द फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव कंट्रोल कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस, यानी कि जो केंद्र की सरकार है पाकिस्तान की, असली कंट्रोल आर्म फोर्सेस का उसके पास होगा। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है? नहीं है। और दूसरा पॉइंट देखिए, सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस के होंगे प्रेसिडेंट। ओके, तो ये तो वैसी ही बात हुई जैसे कि हम इंडिया के केस में देखते हैं। लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही ये आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट का रिलेशनशिप नहीं चल रहा। यहीं पर प्रॉब्लम है, राइट? तो अभी तो पता लगा कि हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम फिर ऐसी हुई क्यों? आप में से जो लोग इस बात को सोच रहे होंगे कि सर वहां पर जो प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट को हेड करने वाले प्राइम मिनिस्टर, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है जैसे कि इंडिया में होता है। रियल पावर डिफेक्टो हेड वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी कि प्रेसिडेंट शुड एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जैसे इमरान खान वो सलाह देंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट को वैसे एक्ट करना होता है। तभी हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही काफी सारी चीजें पाकिस्तान में। कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, जिस आधार पर पाकिस्तान क्रिएट हुआ। 3 पिलर थे। पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर क्रिएट हुआ। जिन्ना का कहना था कि एक आज़ाद मुल्क होगा मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स वहीं सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, उल्टा कट्टरवादी ताकतों को जिन्ना के जाने के बाद और ज़्यादा शक्ति मिल गई और इसकी वजह से हमने देखा पाकिस्तान की राजनीति, उनकी व्यवस्था में डिस्टॉर्शन ही आया है। कन्फ्रंटेशन विद इंडिया, जैसे ही पाकिस्तान बना तो कहा गया कि असली खतरा तो हमें भारत से है और ये अभी तक ये हैंगओवर चलता आ रहा है। और इस वजह से अभी तक कितना बड़ा जो पाकिस्तानी जनता का जो रिसोर्स है, पैसा है, वो इसी आधार पर आर्मी आईएसआई को दिया जाता है कि आपको भारत से खतरा है। और इसका फायदा किसको होता है? जो वहाँ के पॉलिटिकल एलीट है, उन्होंने लंदन और जगह जगह अपने घर खरीदे हुए हैं। एंड मीन्स करप्शन ऑन दिस बेसिस इज एक्चुअली मेकिंग पाकिस्तान होलो, खोखला कर रहा है पाकिस्तान को। अलायंस विद वेस्ट, पश्चिमी देशों के साथ अलायंस करेंगे और मजबूत होंगे। मजबूत होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजबूत आप किस तरीके से हो रहे हैं ये तो देखिए। आप वेपनाइजेशन ऑफ फोर्सेस से अपने आप को मजबूत मान रहे हैं और आप कितने सारे पैमानों पर पीछे जा रहे हैं। तो ये जो 3 पिलर हैं ऑफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को वीक करते हैं। इसके बाद मैं कोट करना चाहूंगा मिस्टर हुसैन हक्कानी को। ये पाकिस्तान के ही डिप्लोमेट रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं यूएस में। इन्होंने किताब लिखी, पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, यानी कि पाकिस्तान तो मस्जिद और मिलिट्री के बीच में ही फंसा रह गया। इनका कहना है कि जरा शुरुआत से देखिए, 1947 पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली जब वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रख रहे थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी तो उनके सामने उनको ये बताना कि देखो भाई ये सिद्धांत है, इसके आधार पर हमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का आईन बनाना है।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहेगी ठीक है सर, ऐसी बना देंगे। मुद्दा यह है कि उसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट होगी। आप कहेंगे सर यही तो जिन्ना का सपना, तो इसमें क्या गलत बोल दिया। लेकिन इस्लामिक स्टेट के साथ फिर आपने डेमोक्रेसी कहा कि दोनों साथ साथ चलेंगी। तो कई लोगों का मानना था कि ये दोनों कंसेप्ट साथ चलने बहुत मुश्किल होते हैं, और जब आप इस्लामिक स्टेट बोल देते हैं तो ऐसे में कट्टरवादियों को शक्ति मिल जाती है, क्योंकि इस्लाम क्या कहता है इसको इंटरप्रेट क्या कोई 2-4 लाइन कर सकती है? नहीं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आर देयर, राइट। तो इसके बाद देखिए लियाकत अली 1947 में थे। 1958 मीन्स 1958 में हमने पहला कू देखा, मीन्स पहला तख्ता पलट देखा। जनरल अयूब खान आए, फिर इसी कंटिन्यूएंस में जनरल यहिया खान आए। 1971 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो को देखा गया। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो को रिप्लेस किया गया। जनरल जिया उल हक आए। मैं आपको बता दूं लियाकत अली का असैसिनेशन हो गया था, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था मिस्टर जनरल जिया उल हक ने। उसके बाद 1988 में हमने देखा बेनज़ीर भुट्टो। कहा गया कि ये लेगेसी लेकर आगे बढ़ेंगी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो और अब शायद अच्छा समय आएगा। 1999 में हमने देखा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया, जिनका एक मुख्य किरदार था कारगिल वॉर को होने में। 2008 में हमने देखा नवाज शरीफ और 2018 में हमने देखा इमरान खान। बेनज़ीर भुट्टो का भी असैसिनेशन हो गया था। अब मुद्दा ये है कि ये 3 बार पाकिस्तान में कू हो चुका है, राइट। तो अभी भी चीज़ें बदली क्यों नहीं? 1953 में एंटी अहमदिया राइट्स होते हैं पाकिस्तान में, एंटी अहमदिया राइट्स, और सिविलियन गवर्नमेंट जनता द्वारा चुनी हुई सरकार वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती उन राइट्स को कंटेन करने में, यानी कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाता। तो पाकिस्तान की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार मीन्स जो पहली सरकार थी उसने कहा कि हम मार्शल लॉ लगाते हैं, यानी कि अब आर्मी का रूल लगेगा इस एरिया में। आर्मी का रूल लगता है, आर्मी सक्सेसफुल हो जाती है उन राइट्स को ऑफसेट करने में, दबाने में, लॉ एंड ऑर्डर दोबारा आ जाता है। लेकिन आर्मी यही नहीं रुकती। अब इस बात को समझिएगा, क्योंकि यहां से आर्मी ने लोगों के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। और कहा जाता है अगर आपको ताकतवर बनना है तो जिस पर आप राज करना चाहते हैं वो आपको अपने दिलों में जगह दें, यानी कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में इसके लिए एक वर्ड है लेजिटिमेसी, यानी कि जिन पर राज करना है वही आपको लेजिटिमेसी देंगे, वही आपको स्वीकृति देंगे। अब स्वीकृति कैसे मिलेगी जरा देखिए। तो पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर रोड्स बनाई उस एरिया में जहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ था, पेंटिंग करी वॉल्स की, रिस्टोर किया कम्युनिकेशन को। तो अब जनता को लगा कि भाई ये काम तो इतने सालों में ये सरकार नहीं कर पाई जो कि आर्मी ने कर दिया। तो ऐसे में आर्मी की जो इमेज है जनता के नजरों में वो बेटर हो गई। 1958 में जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो फेल हुई और एंटायरली मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय गवर्नर जनरल इन एंटायर पाकिस्तान। अब इस पे देखिए क्या हुआ। अब जनता कह रही है ये तो माशाल्लाह हो गया, मार्शल लॉ को बोल रहे हैं ये तो माशाल्लाह हो गया, माशाल्लाह यानी कि कमाल हो गया और अब तो सब बेहतर बेहतर होगा। तो जनता ये सोच रही थी कि अब आर्मी का रूल हमारे लिए बेटर होगा। यहां पर यह भी समझना आपको जरूरी है कि किसी देश में जब हम कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं होता कि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपने करा दिए तो ठीक है वो डेमोक्रेसी हो गई। नहीं, इलेक्शन कराना एक प्रोसेस है। डेमोक्रेसी तब सक्सेसफुल होती है जब जनता अवेयर होती है कि भाई डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। सरकार आप चुने, वोट आप दें, आप जाने कि क्या कानून बन रहा है, आप मांग करें जो आपको चाहिए। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज जब तक देश में नहीं होती वहां पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होना ना के बराबर होती है। और ऐसा ही हमें कुछ दिख रहा था, वो तभी मार्शल लॉ को माशाल्लाह बोल रहे थे। आफ्टर 1958 पाकिस्तान स्लोली मूव टुवर्ड्स मिलिट्री डिक्टेटरशिप और यहीं से शुरुआत हो गई। अब मिलिट्री ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। 3 मिलिट्री कू हुए जिनके बारे में मैंने अभी आपको शो किया। अब इसके बाद पाकिस्तान एक डीप स्टेट बनने लग गई। डीप स्टेट का मतलब है कानून कुछ कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है, लेकिन पीछे से बैकडोर से सरकार को इन्फ्लुएंस कोई और कर रहा है। आर्मी आईएसआई बिकेम द बैक यू कैन से पार्स, असली शक्ति उनके पास होने लग गई। अब पाकिस्तानी आर्मी जब ये चल रहा था तो इंडियन आर्मी से वो कैसे अलग थी। देखिए, एक तो इंडियन आर्मी का इतिहास 250 साल पुराना। आप कहेंगे 250 साल? जी हाँ, क्योंकि एक तरीके से जो पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के जो रूट्स है वो तो सेम है, ब्रिटिश आर्मी। लेकिन जो इंडियन साइड की आर्मी है देखा गया वो ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा डिसिप्लिन रही। आप कहेंगे सर ये तो अपनी तारीफ करने वाली बात हो गई, फिर वो क्यों नहीं हो, उनको भी तो ब्रिटिशर्स ने ट्रेन किया था। ट्रेन तो किया था, लेकिन उनको जो सिस्टम मिला उस सिस्टम ने उनको ज़्यादा लेवरेज दे दिया। वैसा लेवरेज
इन केस ऑफ इंडियन आर्मी नहीं था। मिस्टर के.एम. करियप्पा, आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंट कमांडर, यू कैन से, ये भारत के पहले ऐसे जनरल भी थे जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। इन्होंने देखिए एक स्टेटमेंट रिलीज किया, इट वाज सर्कुलेटेड अमंग ऑल दी टॉप ऑफिसर्स ऑफ हिज टाइम। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स इज द आर्मी, पॉलिटिक्स इन आर्मी इज अ पॉइजन, जहर की तरह है, इससे तो हमें दूर रहना चाहिए। ये हमारे एक तरीके से आर्मी चीफ बोल रहे थे। लेकिन क्या सेम ऐसा स्टेटमेंट उधर अयूब खान बोल सकते थे? नहीं, यही तो डिफरेंस था। अब हिस्टोरिकल रीजंस को जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र तो आया, लेकिन जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस आपने बनाए वो वीक ही रहे। यानी कि आप खुद ही सोचिए, मान लीजिए आपके पास हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, पुलिस, हमने सब बना दिए, लेकिन आप उनकी महत्ता से वाकिफ ही नहीं है, आप अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं है। अब जब आप अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं है तो आपको सर्विसेज देने क्यों आए? तो ऐसे में अगर इंस्टीट्यूशंस वीक होंगे या लोग वीक होंगे तो जाहिर सी बात है वहां तो ये सिस्टम वीक ही चलेगा, राइट? वहां तो लोगों का अब्यूज ही होगा। अब इसका पॉलिटिकल एंगल देखिए, क्यों रह गई ये सिस्टम वीक? कहा जाता है कि मुस्लिम लीग, अगर आज़ादी से पहले की बात की जाए तो कहीं कोई एक सफल सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन का उनका अनुभव नहीं रहा, और इस वजह से जिन्ना को छोड़कर जो बाकी लीडर थे उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैसे चलाना है, और जिन्ना को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो ट्रेन करे और टू दीज कलीग्स। तो जिन्ना के जाने के बाद एक तरीके से मुस्लिम लीग में ही फैक्शंस बन गए, और मुस्लिम लीग इस काम को सही से नहीं कर पाई। और इसका हम आज भी एक इम्पैक्ट देखते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज रिमेन वीक। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे दो डायनेस्टीज ने राज किया है, एक तरफ जरदारी हैं और एक तरफ नवाज शरीफ हैं। इमरान खान को कहा गया कि एंटी करप्शन मूवमेंट की वेव पर ये कुछ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर आए हैं पाकिस्तान में। जनता ने विश्वास किया, लेकिन फाइनली वहां पर भी हम क्राइसिस देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं पॉलिटिकल पार्टी वर्ड यूज करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? भाई, पॉलिटिकल पार्टी का काम है सरकार बनाना, यही आता है। लेकिन बताना चाहूंगा, अगर किसी डेमोक्रेसी की बात करें, उसके सक्सेस के लिए पॉलिटिकल पार्टी को केवल सरकार बनाने की नहीं सोचनी चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो आप आदर्शवादी बात कर रहे हैं, आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल इस वजह से, पॉलिटिकल पार्टी को जनता से जुड़ा रहना चाहिए, जनता को सजग करना चाहिए, जनता को मजबूत करना चाहिए कि तुम्हें ये डिमांड करना चाहिए सिस्टम से, ये तुम्हारे अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो उनकी डिमांड नहीं पूरी कर रही प्रेजेंट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी को मूवमेंट करनी चाहिए। तो यानी कि आपको पता लगा कि पॉलिटिकल पार्टी के दो रोल होते हैं, एक तो रोल होता है मूवमेंट का, एक होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। ज्यादातर पार्टीज केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे फोकस करती हैं कि चुनाव से पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले एक्टिवेट होंगे, फिर जनता से कहेंगे हमें वोट दे दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन होता इसके उलट है। लेकिन अब पाकिस्तान में क्या है, जो मूवमेंट वाला पार्ट है ये तो वीक ही रहा, और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाला पार्ट है इसमें भी पार्टीज सक्सेसफुल नहीं रही। इस वजह से कितने सारे प्राइम मिनिस्टर वो अपना टर्म भी पूरा नहीं कर पाए। तो ये पॉलिटिकल वीकनेस, पार्टीज की वीकनेस भी एक कारण है कि आर्मी ने उस पावर स्पेस को कैप्चर कर लिया, क्योंकि जहां आप पावर स्पेस को छोड़ेंगे तो दूसरा उसको कैप्चर करेगा। ये रूल है शक्ति का। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दिस लैक ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी एक आइडिया था जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ। मतलब क्या हुआ? अगर आप भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो उसमें इंश्योर किया गया कि इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो। यह कहा गया, भले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे ज्यादा पार्टी के मेंबर्स थे वहां पर, लेकिन कहा गया कि कोई भी फैसला मेजॉरिटी वोट से नहीं होगा, फैसला कंसेंसस के आधार पर होगा। इसके अलावा कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया गया था इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा लेजिटिमेट कहलाया कि यहां ये सच में जो भारत की विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सेम कैन नॉट बी सेड इन केस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक कारण रहा है इसके फेल होने का। दूसरा, इनके जो प्रेम्बल है उसमें सोवेनिटी गॉड को दी गई, अल्लाह को दी गई। अगर आप इंडिया के प्रेम्बल की बात करेंगे तो वहां पर सोवेनिटी लाइज विद पीपल, यानी कि हम भारत के लोग खुद को यह संविधान देते हैं, तो असली पावर किसमें? हमारे में है। ये सरकार, ये चुनाव, ये सब हमारे लिए काम करते हैं, राइट? लेकिन वहां पर सोवेनिटी लाइज विद गॉड। अब जब गॉड के पास सोवेनिटी है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द विल ऑफ गॉड कौन करेगा? इस्लामिक क्लेरिक्स करेंगे। तो ऐसे में यहां पर
जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनके पास ज़्यादा से आ जाता है। लेकिन जहाँ पर सोवरेनिटी लाइज विद पीपल, वहाँ पर जनता के प्रति सरकार को जवाबदेह रहना होगा, क्योंकि संविधान की शक्ति भी लोगों से निकल रही है, राइट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल देखते हैं। देखिए, अब नया नया पाकिस्तान बना था, उन्हें कैपिटल को एस्टेब्लिश करना था। मुस्लिम लीग के सामने चैलेंज था कि ट्रांसफ़र करना है हमें इतनी बड़ी तादाद में लोग को भी, डॉक्यूमेंट्स को भी, और उनके पास ज़रूरी संसाधन रिसोर्सेज नहीं थे। पाकिस्तान के पास 150 के आसपास सिविल सर्वेंट्स थे, भारत के पास 1400 के आसपास सिविल सर्वेंट्स थे, जो ज़रूरी होते हैं किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। आर्मी का जरा शेयर देखिए बजट में, 70%, अराउंड 70% ऑफ द टोटल बजट वाज विद आर्मी। आप कहेंगे ऐसा क्यों? जबकि एक नया देश बन रहा है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हेल्थ और कितनी सारी चीज़ें चाहिए। वो इस वजह से माना गया कि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो इंडिया है, और इस वजह से शुरुआत से ही आर्मी के पास ज़्यादा बजट आ गया। और मुझे बताइए, आप बजट भी दे दिया और आपकी वेल ऑयल्ड ट्रेंड मशीनरी भी है, तो जाहिर सी बात है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वीक, आर्मी है बेटर ट्रेंड, बेटर ऑयल्ड एंड बेटर बजटेड, तो जाहिर सी बात है आर्मी का होल्ड ज्यादा होगा ही होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इकोनॉमिक रीजंस देखिए, इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो थे जैसे मुंबई, कोलकाता, मतलब मद्रास, तो ये डेवलप किए थे ब्रिटिशर्स ने, राइट, अपने सेंटर्स इनको बनाया था। लेकिन ये सेंटर्स इंडिया में रह गए, और पाकिस्तान में तो वो जो ट्रांजिट रूट था कराची पोर्ट वाला, वो भी इफेक्टिवली अब यूज़ नहीं हो पाया। तो किसी भी देश को चलाना है तो पैसा चाहिए, व्यापार चाहिए, वहाँ पर भी पाकिस्तान एक तरीके से बैकफुट पे था। तो आपको समझ में आया कि जो रिसोर्सेज थे इस वास्ट पॉपुलेशन को ध्यान में रखने के लिए, इनका ख्याल रखने के लिए, वो पाकिस्तान के पास कम थे। अनडिवाइडेड इंडिया में लैंडमास देखिए, जब मैं लैंडमास की बात कर रहा हूँ तो मैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूँ। ईस्ट पाकिस्तान जहाँ पर बांग्लादेश है, तो लैंडमास मिला पाकिस्तान को 23%, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स इनके पास थे 17%। अगर आर्मी की बात करें तो पंजाबी डोमिनेशन रहा है, चाहे हम ब्रिटिश आर्मी की बात करें, ओके। अब आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जरा देखिए, ब्रिटिशर्स एक टेक्निक यूज करते थे, यानी कि अगर हम माइनॉरिटी में से जैसे सिख को हम ज़्यादा से देंगे इन आर्मी, तो ऐसे में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन आर्मी में होल्ड रखेगी तो दूसरे सेक्शंस को हो जाएगी इनसिक्योरिटी। लेकिन अगर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्ग आर्मी में मेजॉरिटी होल्ड रखेगा, तो ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है ये ब्रिटिश आर्मी के लिए लॉयल होगा। अब जब इनका डिवीज़न हुआ तो देखा ये गया कि वहाँ पर अगर पंजाबी जनसंख्या की बात करें तो पॉपुलेशन में 25% थी, लेकिन अगर पाकिस्तानी आर्मी में देखें तो 72% थी, 72% पॉपुलेशन वो थी पंजाबी। और इसी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान के शुरुआती दिनों से ये सेक्टेरियन क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे। ये पंजाबी, सिंधी, बलूचिस्तानी, ये खैबर पख्तूनवा रीजन, ये डिवीज़न शुरुआत से ही स्टार्ट हो गया था। पाकिस्तान की आर्मी की बात करें, पाकिस्तान की राजनीति की बात करें, हर जगह डोमिनेंस किसका था? पंजाबी पॉपुलेशन का था। इंडिया के केस में बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 5%, लेकिन आर्मी में 32%। और इस 32% में भी देखिए डिवीजन कैसे था, 18% से 14% मींस 14% हिंदू। और यहां पर भी एक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखा गया, जैसे 75% वर जट सिख्स एंड 25% वॉज मजहबी और रामदासी सिख। तो मुद्दा ये था कि इंक्लूसिवनेस वाला एक यू कैन से एक सिंबल बनना चाहिए, नहीं तो दूसरी कम्युनिटीज़ को इनसिक्योरिटी होगी, इनसिक्योरिटी विल क्रिएट क्राइसिस लेटर, जो कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो हमारी सरकारों ने ध्यान रखते हुए ये पहले से स्टार्ट कर दिया था और इंश्योर किया कि अदर कम्युनिटीज़ का भी इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन पाकिस्तान में इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, जैसे कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात की, और लैंग्वेज के आधार पर अलग जो स्टेट्स हैं वो भी बनाई गई, जैसे कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का बनाना, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन होना। तो इससे बेसिकली जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, डाइवर्सिटी के एस्पिरेशंस हैं, उसको एकोमोडेट किया गया। ध्यान रखिएगा, किसी भी लोकतंत्र में एकोमोडेटिव पॉलिसी ज़रूरी होती है। जिस दिन उनको लगा कि भाई हमारी तो ये सरकार ये सिस्टम सुन नहीं रहा है, ये सिस्टम हमारा नहीं है, तो वहाँ पर विद्रोह होगा, वहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी। इसके बाद स्पेशली देखिए, ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो तो उर्दू जानती नहीं थी, और मतलब पॉपुलर नहीं थी वहाँ पर। बंगाली वाज द मेन लैंग्वेज, और यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया, उर्दू लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। कितने सारे पाकिस्तानी इस बात को इसको समझते भी नहीं थे। तो ये भी एक तरीके से मुस्लिम लीग का यू कैन से अ रॉन्ग डिसीजन।
अब एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि देखिए जो इस्लाम है इट इज नॉट एक्चुअली इन कॉन्सोनेंस विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक पर्सपेक्टिव है। अब इस पर्सपेक्टिव को बैक करने के लिए कहा जाता है कि देखिए कितने सारे देशों में जहां इस्लामिक स्टेट है वहां पर डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाई, अगर स्टैब्लिश हुई तो वो इफेक्टिव सस्टेन नहीं कर पाई। और इसका एक रीजन ये कहा जाता है कि शायद ये है कि मिडिल ईस्ट वॉज द हब ऑफ इस्लाम, यहां से स्टार्ट हुआ इस्लाम, और इन कंट्रीज के मेजर रेवेन्यू सोर्स जो है वो ऑयल रहा है। यानी कि अगर आप इन सरकारों का पास्ट भी देखेंगे तो टैक्स ना के बराबर, यानी कि सरकार कह रही है हमें आपसे टैक्स नहीं चाहिए, हमारे देश के जो रिसोर्स हैं ऑयल उससे हमारी इनफ कमाई होती है। तो अगर जनता से हम टैक्स नहीं ले रहे तो जनता को रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हम टैक्स लेते हैं तो उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उनके प्रति जवाबदेही ज्यादा चाहिए। तो क्योंकि इन देशों से जो सिस्टम इस्लाम के साथ जुड़ा, पॉलिटिकल सिस्टम, ऑल्दो बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, लेकिन जो जुड़ा वो ये आइडिया जुड़ा कि यहां पर यू शुड नॉट बी एक्चुअली कंसिडर कि वी शुड एक्चुअली इंपोर्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम वेस्ट। ये भी कहा गया कि भाई जो लोकतंत्र का आइडिया है पश्चिमी आइडिया है, इसको हम अपने ऊपर थोपने नहीं देंगे। तो ये भी कहा जाता है इस्लाम्स ओरिजिन इन मिडिल ईस्ट एंड ऑयल कनेक्शन मे बी अ रीजन दैट कई जो इस्लामिक क्लेरिक्स होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं कि हम पश्चिमी आधार पर जो लोकतंत्र का मॉडल है उसको लेकर नहीं चलेंगे। तो एक और उसका जो कारण है फेलियर का वो है वीक सिविल सोसाइटी, यानी कि मीडिया, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अगर ये ज़्यादा मजबूत होते हैं तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मैच्योर करते हैं। क्योंकि जब मैं डेमोक्रेसी कहता हूं तो मैं एक कोट करना चाहूँगा स्कॉलर मैकलिश को। वो कहते हैं लोकतंत्र कोई एक दिन होने वाला चुनाव नहीं है, लोकतंत्र तो एक जीने का तरीका है, और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आपको हर रोज लोकतांत्रिक वे में एक्ट करना पड़ता है। आप कहेंगे लोकतांत्रिक वे में एक्ट कैसे? जैसे डेमोक्रेसी में क्या हम बिना इक्वालिटी के रह सकते हैं? जब तक हम इक्वालिटी को नहीं मानेंगे तो आपको लगता है सफल डेमोक्रेसी होगी? नहीं। जस्टिस को इंश्योर नहीं करेंगे सफल डेमोक्रेसी होगी? नहीं। रूल ऑफ लॉ को नहीं मानेंगे सफल डेमोक्रेसी होगी? नहीं। यानी कि कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई नहीं। तो ये काम कौन कर सकता है? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जनता को आगाह कर सकती है, जनता को मजबूत कर सकती हैं, फिर पार्टियां भी मजबूत होंगी, तो ऐसे में फिर सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा इशू समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। शशांक त्यागी साइनिंग ऑफ। ये वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपका कोई डाउट है यू कैन शूट मी अ मैसेज ऑन shashank.powerbeing, दैट इज माई पर्सनल इंस्टा हैंडल। सी यू।